नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 को, जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन। इस अध्याय को हम प्रश्न उत्तर रूप में पूरा समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्रश्न होगा, आंसर होगा और महत्वपूर्ण बिंदु भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक ऊंचे उठे भाग को पर्वत कहा जाता है। पर्वतों का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। जब अनेक पर्वत एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई को तुंगता यानी एल्टीट्यूड कहा जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है। इसी कारण ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली श्रेणी है। यह भारत में स्थित है और अपरदन के कारण अब इसकी ऊंचाई कम हो गई है। हिमालय और आल्प्स नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मेज के समान सपाट और आसपास के क्षेत्र से उठी हुई भूमि क्या कहलाती है? तो मेज के समान सपाट और आसपास के क्षेत्र से उठी हुई भूमि को पठार कहा जाता है। पठारों की ऊपरी सतह मेज की तरह चपटी होती है। भारत का दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिजों की प्रचुरता किस स्थल रूप में सबसे अधिक पाई जाती है? तो खनिजों की प्रचुरता पठार स्वरूप स्थल में सबसे अधिक पाई जाती है। अफ्रीकी पठार सोने और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैंगनीज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेती के लिए सबसे उपयुक्त और उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो खेती के लिए सबसे उपयुक्त और उपजाऊ भूमि मैदान होते हैं। इनकी ऊंचाई आमतौर पर समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। ये नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों में जमा रहने वाली बर्फ की नदियों को क्या कहते हैं? तो पर्वतों में जमा रहने वाली बर्फ की नदियों को हिमानी कहा जाता है, ग्लेशियर्स कहा जाता है। हिमानियां मीठे पानी का बहुत बड़ा स्रोत होती हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे संसार की छतवी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर के बीच है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जीवन कठिन क्यों होता है? तो पहाड़ों पर कठोर जलवायु और खड़ी ढलान के कारण जीवन कठिन होता है। यहाँ खेती के लिए भूमि कम उपलब्ध होती है और परिवहन मुश्किल से होता है। जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत कम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक क्यों होती है? तो मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने का कारण है सुविधाओं की उपलब्धता। यहाँ घर बनाना, सड़कें बिछाना और उद्योग लगाना आसान होता है। उपजाऊ भूमि के कारण भोजन की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं? तो ब्लॉक पर्वत भूभाग के लंबवत विस्थापन से बनते हैं। जब बड़ा भाग टूटकर ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्खंड कहते हैं। नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी क्या है? तो प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी एक समुद्री पर्वत है। यह एक जलमग्न पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर। इसका आधार समुद्र की तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलप्रपात सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो जलप्रपात सबसे अधिक पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं जिससे सुंदर जलप्रपात बनते हैं।
कर्नाटक का जोग जलप्रपात इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों का उपयोग किस प्रकार के खेलों के लिए किया जाता है? तो पर्वतों का उपयोग साहसी खेल, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए किया जाता है, जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग यहाँ के लोकप्रिय खेल हैं। पर्यटन पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? तो शंकुधारी वन मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पेड़ ऊंचे और नुकीले पत्तों वाले होते हैं ताकि बर्फ उन पर टिक न सके। देवदार और चीड़ के पेड़ इनके मुख्य उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, टेरेस फार्मिंग सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है। ढलान को काटकर समतल सीढ़ियां बनाई जाती हैं ताकि पानी का बहाव धीमा हो और खेती हो सके। यह मृदा अपरदन को रोकने में भी मदद करता है। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य भाग में स्थित एक पुरानी पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। तो भारत के मध्य भाग में स्थित पुरानी पर्वत श्रेणी है विंध्य और सतपुड़ा। ये बृहस्पति पर्वत के उदाहरण हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां इन्हीं श्रेणियों के बीच से बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं। लावा जमा होकर ठंडे होने के बाद पर्वत का आकार ले लेता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो इसी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदियों द्वारा मैदानों में बिछाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? तो नदियों द्वारा मैदानों में बिछाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी बहुत बारीक और खनिज युक्त होती है। यह मिट्टी कृषि के लिए दुनिया की सबसे उर्वर मिट्टियों में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की संस्कृति और भोजन पर किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो किसी क्षेत्र की संस्कृति और भोजन पर उसके स्थल रूप का प्रभाव सबसे अधिक होता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी लोगों से भिन्न होता है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही वहाँ की वेशभूषा और खान पान तय होता है। अगला प्रश्न है, क्या पठारों पर खेती संभव है? तो हाँ, पठारों पर खेती संभव है। लावा से बने पठारों की काली मिट्टी कपास और अन्य फसलों के लिए उपजाऊ होती है। जहाँ पानी की सुविधा होती है वहाँ खेती की जाती है और फसल बहुत अच्छी होती है। आज का अंतिम प्रश्न है, पर्वत हमें कौन कौन से संसाधन प्रदान करते हैं? तो पर्वत हमें जल, लकड़ी और चारा प्रदान करते हैं। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां सिंचाई और बिजली बनाने के काम में आती हैं। यहाँ से हमें गोंद, राल और औषधियां भी प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, ये था कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3, जिसको हमने प्रश्न उत्तर व महत्वपूर्ण बिंदु से समझने का प्रयास किया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी में होते हैं और उन्हीं का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।